नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर अनिल रामटेके, एसोसिएट प्रोफेसर जीएस कॉमर्स कॉलेज वर्धा द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में हरित क्रांति के दोष अथवा हरित क्रांति की असफलताएं, कृषि विकास की नवीन कृषि व्यूहरचना की विफलताएं, इस पर हम चर्चा करेंगे। सीमित विस्तार, नई व्यूहरचना की सफलताओं के साथ साथ कुछ विफलताएं भी रही है। सीमित विस्तार लिमिटेड एक्सपेंशन, हरित क्रांति का विस्तार बहुत सीमित हो रहा है। इसकी सीमितता तीन प्रकार की दिखाई देती है। फसलों के हिसाब से यह केवल गेहूं की फसल तक सीमित रही है। चावल को केवल कुछ ही स्थानों पर सफलता प्राप्त हुई है। दूसरा है हरित क्रांति का विस्तार बहुत थोड़ी भूमि पर अभी तक हुआ है। उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई सुविधाएं नहीं है, इसका प्रभाव नगण्य है तथा यह बड़े बड़े जमींदार तक ही सीमित रह गई है। तीसरा राज्य या क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो हरियाणा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों तक यह हरित क्रांति सीमित रही है। प्रतिकूल आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव, हरित क्रांति के प्रतिकूल आर्थिक व सामाजिक प्रभाव। हरित क्रांति का लाभ बड़े भूस्वामियों को ही मिला है, इससे समानताएं भी बढ़ी है। उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि प्राप्ति नहीं। गेहूं, ज्वार, मक्का आदि के उत्पादन में तो वृद्धि हुई है, लेकिन कुल कृषि उत्पादन में इसका लाभ 20% रहा है। इसलिए समग्र रूप से कोई वृद्धि नहीं हुई। हरित क्रांति के प्रभाव से उत्पादन में अस्थिरता दिखाई देती है, जिसका कारण साधनों की अपर्याप्तता व अनिश्चित उपलब्धि दिखाई देती है। कृषि आदान का अभाव, लैक ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स। हरित क्रांति के कारण कृषि आदानों की मांग में भारी वृद्धि हुई है, किंतु इसका उत्पादन कम होने से इनका विदेशों से आयात करना पड़ रहा है। साथ ही अभाव की स्थिति में कालाबाजारी और चोर बाजारी भी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी में वृद्धि, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें गहन कृषि विकास कार्यक्रमों को अपनाया गया है, जिससे यांत्रिकीकरण को बढ़ावा मिलता है। कृषि यांत्रिकीकरण के कारण कृषि क्षेत्र में मांग घटने लगी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ी है। औद्योगिक क्षेत्र पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर। नई नीति में उद्योग निर्मित कृषि आदानों के प्रयोग पर अधिक बल दिया गया है। उर्वरक, कीटकनाशक दवाइयां, यंत्रों, मशीनों आदि पर निर्भरता के कारण कृषि का स्वावलंबी स्वरूप नष्ट होता जा रहा है और कृषि उद्योग पर निर्भर होती जा रही है। संस्थागत परिवर्तनों का अभाव, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। हरित क्रांति में तकनीकी परिवर्तनों पर ही अधिक ध्यान दिया गया है। इस नीति में संस्थागत परिवर्तन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जबकि संस्थागत परिवर्तनों के बिना हरित क्रांति के लाभ स्थायी नहीं हो सकते। इसलिए हरित क्रांति के लाभ स्थायी नहीं हो पाए। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का शहरों को पलायन करना। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई बेरोजगारी के फलस्वरूप ग्रामीण जनसंख्या शहर की ओर जा रही थी, जहां पहले से ही भीड़ है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या शहरों में
जाने से वहां स्थानीय यातायात, आवास, जन स्वास्थ्य की समस्याएं अधिक विकट हो गई थी, जिसके जिनके सामाजिक प्रभाव बहुत बुरे पड़े थे। हरित क्रांति की सफलता हेतु कुछ सुझाव। हरित क्रांति की सफलता हेतु सुझाव। सजेशंस फॉर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति के अधिक सफल बनाने के लिए कुछ सुझाव बतलाए जाते हैं, जैसा कि व्यापक क्षेत्र। पहला व्यापक क्षेत्र। हरित क्रांति के केवल गेहूं तथा चावल तक सीमित नहीं नहीं रहने दिया जाना चाहिए। हरित क्रांति को केवल गेहूं एवं चावल तक ही सीमित नहीं रहने देना चाहिए। इस कार्यक्रम का अन्य खाद्यान्न और व्यापारिक फसलों की खेती में शीघ्र विस्तार होना चाहिए। गेहूं तथा चावल के अतिरिक्त दाल, तिलहन, गन्ना, कपास, पटसन आदि महत्वपूर्ण फसलों के संबंध में भी हरित क्रांति किए जाने का प्रयास होना चाहिए। देश के सभी भागों को हरित क्रांति के अंतर्गत लिया जाना चाहिए। दूसरा है छोटे किसानों के लिए हरित क्रांति। ग्रीन रिवॉल्यूशन फॉर स्मॉल फार्मर्स। तो ऐसा माना जाता है कि छोटे छोटे किसानों को भी हरित क्रांति के अंतर्गत लाने के प्रयत्न किए जाने चाहिए। भूमि सुधारों को शीघ्रतापूर्वक लागू किया जाए तथा अतिरिक्त भूमि को छोटे किसानों में बांटा जाए। छोटे किसानों को बड़े कृषि यंत्र किराए पर मिलने चाहिए। छोटे किसानों को उन्नत बीज, खाद आदि खरीदने के लिए कम ब्याज पर उचित साख दी जाए। छोटे आकार के खेतों के लिए सहकारी खेती का प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। उर्वरकों का फलोचित वितरण किया जाना चाहिए। उर्वरकों का फलोचित वितरण किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिक ब्याज वाले बीजों की खेती के लिए उर्वरक और अच्छी सिंचाई व्यवस्था होना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए यह आवश्यक है कि उर्वरकों के यथोचित वितरण की व्यवस्था की जाए तथा इनके प्रयोग के संबंध में कृषकों को समुचित प्रशिक्षण देना चाहिए। इससे सिंचाई व्यवस्था का समुचित विस्तार होना चाहिए। इस प्रकार के सुझाव हरित क्रांति में दिखाई देने चाहिए। मिट्टी का पर्यवेक्षण। सर्वे ऑफ सॉइल्स। भारत की मिट्टी में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, इसलिए कृषि वैज्ञानिकों को मिट्टी का पर्यवेक्षण करना चाहिए और उपयुक्त क्षेत्र के लिए उपयुक्त बीजों के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है भूमि की न्यूनतम सीमा। भूमि की न्यूनतम सीमा, मिनिमम सीलिंग ऑफ लैंड। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पास अधिकतम भूमि की सीमा निर्धारित कर दी जाती है, उसी प्रकार इसकी न्यूनतम सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए। न्यूनतम सीमा से कम भूमि को या तो खरीद लेना चाहिए या किसी बड़े टुकड़े के साथ जोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है फसल बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस। कृषकों के लिए फसल बीमा योजना शीघ्रता एवं व्यापकता से लागू होनी चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भारत में बड़ी शीघ्रता से सरकार ने लागू की। कम ब्याज दर, लेस इंटरेस्ट रेट। कम ब्याज दर पर उचित मात्रा में उचित समय पर ऋण दिलाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। न्यूनतम मूल्यों को गारंटी मिलनी चाहिए। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कुल उत्पादन में वृद्धि होने पर मूल्य गिरना स्वाभाविक है। मूल्यों में कमी के कारण कृषकों की हानि हो सकती है। इस संभावित हानि से सुरक्षा दिलाने के लिए कृषिजन्य पदार्थों
मूल्यों में स्थिरता लाना तथा न्यूनतम स्तर में मूल्यों के कम होने पर सरकार द्वारा खरीद की गारंटी आवश्यक होनी चाहिए। हरित क्रांति में लाल फीतशाही का उन्मूलन होना चाहिए। हरित क्रांति से लाल फीतशाही का उन्मूलन होना चाहिए। कृषि नीति संबंधी निर्णयों को अविलंब कार्यान्वित करने के लिए ग्राम पंचायतों, सहकारी संस्थाओं व सरकारी विभागों में समन्वय स्थापित करके लाल फीतशाही को कम से कम किया जाना चाहिए। लाल फीतशाही नष्ट करनी चाहिए। ग्रामीण रोजगार अवसरों में वृद्धि करना। ग्रामीण रोजगार अवसरों में वृद्धि, इंक्रीज इन रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हरित क्रांति से कुछ श्रमिकों के बेरोजगार हो जाने की संभावना है। इस संबंध में यह सुझाव है कि ग्रामीण क्षेत्र में बिजली पहुंचाने की व्यवस्था की जाना चाहिए, जिससे वही ग्रामीण उद्योग धंधे पुनर्स्थापित हो सके और बेकार श्रमिकों को काम मिल सके। असमानताओं को कम करना। हरित क्रांति की सफलता के हेतु जो सुझाव है वो है असमानता को कम करना, रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज। हरित क्रांति के फलस्वरूप बढ़ रही असमानताओं को दूर करने के लिए नवीन कृषि नीति के अंतर्गत छोटे कृषकों, खेतिहर मजदूरों को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष कार्यक्रम अपनाने चाहिए। देश की कर प्रणाली में आवश्यक परिवर्तनों द्वारा बड़े तथा धनी कृषकों से प्रगतिशील दर के कर वसूल करना चाहिए तथा सार्वजनिक व्यय का अधिकांश लाभ कमजोर तथा निर्धन कृषकों को प्रदान किया जाना चाहिए। संस्थाओं में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन इंस्टीट्यूशंस। संस्थाओं में समन्वय कृषि उत्पादन से संबंधित सरकारी विभागों, पंचायतों, सहकारी समितियों एवं अन्य इसी प्रकार की संस्थाओं में समन्वय होना चाहिए और ऐसे कृषि नीति की सफलता के लिए उत्तरदायी ठहराना चाहिए। क्या भारत में एक दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है? यह भी एक सवाल महत्वपूर्ण है। क्या भारत में दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है? तो क्यों नहीं होना चाहिए? भारत में दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता होनी ही चाहिए। तो कृषि क्षेत्र में दूसरी हरित क्रांति लाने की जरूरत से कोई भी इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु नई नीति बनाते समय हमें कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि देश की परिस्थितिक दशाओं के अनुरूप फसल प्रणाली का विकास होना चाहिए और पहली हरित क्रांति से अछूते क्षेत्रों में वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा देना चाहिए और दलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देना, खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि करना, मोटे अनाजों के उत्पादन में वृद्धि करना। इस तरह से वैज्ञानिक कृषि में इस उत्पादन को बढ़ावा मिलना चाहिए। कृषि एवं ग्रामीण जीवन का विविधीकरण किया जाए, इससे जहाँ एक और कृषकों को वर्ष भर नियमित आय एवं रोजगार प्राप्त होना चाहिए और शहरों की ओर उसका पलायन रुकना चाहिए। दूसरा है उदारीकरण के दौर में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश कम हुआ है और निजी निवेश बढ़ाने की कोशिश नहीं हो रही थी। तो सार्वजनिक निजी भागीदारी के द्वारा इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाना चाहिए। देश के 90% किसान लघु एवं सीमांत किसान है, जिसका पूंजी आधार कमजोर होता है। इसलिए ऐसी कम लागत वाली कृषि तकनीक का विकास किया जाए जो स्थानीय संसाधनों पर आधारित हो, ताकि लघु एवं सीमांत किसान उसे बड़े पैमाने में अपना सके। सिंचाई व जल प्रबंधन की कुशल व्यवस्था करना चाहिए। लघु सिंचाई योजनाओं पर अधिक बल देना चाहिए
बायो फर्टिलाइजर के प्रयोग का विस्तार होना चाहिए। शुष्क कृषि की तकनीकी का विकास बड़ी मात्रा में होना चाहिए। तो इस प्रकार के सुझाव महत्वपूर्ण पाए जाते हैं। कृषि का यांत्रिकीकरण होना ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। कृषि के यांत्रिकीकरण से हम यह सोचते हैं कि कृषि कार्यों में यांत्रिकीकरण का आशय भूमि संबंधी कार्यों में से जिसे बैलों, घोड़ों व अन्य पशुओं का मानवीय श्रम द्वारा किया जाता है, यांत्रिक शक्ति के प्रयोग करने से है। हमारे देश में यांत्रिक शक्ति के प्रयोग से भूमि का कार्य होना चाहिए। कृषि यांत्रिकरण के पक्ष में जो तर्क बतलाए जाते हैं, उत्पादन में वृद्धि करना, यांत्रिकरण के परिणाम स्वरूप प्रति हेक्टर या प्रति श्रमिक उत्पादकता बढ़ जाती है, जिससे कुल उत्पादन बढ़ जाता है। श्रम की कम आवश्यकता होती है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। यांत्रिकीकरण से कृषि कार्य शीघ्र तथा कम परिश्रम द्वारा किया जाना संभव हो जाता है। लागत में कमी आती है। यांत्रिकीकरण के परिणाम स्वरूप श्रम की आवश्यकता कम पड़ती है। हानि से रक्षा, यानी यांत्रिकीकरण के समय पर बुआई, सिंचाई व फसल कटाई संभव हो जाती है, जिससे प्राकृतिक अनिश्चितताओं से होने वाली हानि से बचा जा सकता है। कृषि आय में वृद्धि होती है। बहुत फसलों की प्रणाली संभव है। एक खेत में एक वर्ष में 2 या 3 फसलों उगा लेना कृषि यांत्रिकीकरण का एक परिणाम है। नई कृषि तकनीकी का श्रेष्ठ प्रयोग होना ये भी एक यांत्रिकीकरण द्वारा होता है। इस प्रकार की कृषि यांत्रिकीकरण के पक्ष में तर्क बतलाए जाते हैं।